वेलकम स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो ध्यान से देखते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वेपर प्रेशर? जो प्रेशर वेपर्स के द्वारा लगाया जाए वही क्या है, वेपर प्रेशर है। ठीक, तो देखते हैं वेपर ये प्रेशर कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। सपोज हमने एक कंटेनर लिया, वेसल लिया, उसके अंदर एक लिक्विड रखा और वेसल को सीज कर लिया, पूरी तरीके से बंद कर लिया। ठीक, अब हम इस जो ये लिक्विड है इसको इवेपोरेट करेंगे, वेपराइज कराएंगे। या तो खुद में वॉलेटाइल हो, मतलब खुद इवेपोरेट करता हो, या हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज करके इवेपोरेट कराएं। सपोज एक टेम्परेचर ले लेते हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी ले लो, है ना, पर थ्रू आउट दिस प्रोसेस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कैसे, क्यों डिक्रीज होता है और क्यों इंक्रीज होता है ना। पर अभी ये समझ लो कि टेम्परेचर कांस्टेंट लिया हुआ है। अब देखो क्या होता है, यहाँ से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करते हैं, ओके, वेपर में चेंज होते हैं। अब देखो, क्योंकि कंटेनर पूरी तरीके से सीज है, इसलिए वो बाहर तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए यहीं रह जाएंगे, है ना। तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, वेपर फेज कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लिक्विड फेज कहते हैं। ओके, अब देखो जो ये वेपर है, जो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है ना, वेपर फेज में, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए ये रैंडम मूवमेंट करते हैं यहाँ। ओके, और रैंडम मूवमेंट के चलते ये क्या करते हैं, लिक्विड के सरफेस पे भी स्ट्राइक करते हैं, और साथ ही साथ कंटेनर के सरफेस पे भी स्ट्राइक करते हैं। तो जब अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो किसी ना किसी फोर्स से स्ट्राइक करते होंगे, है ना। और अगर जहाँ फोर्स है वहाँ क्या है, प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। ओके, तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ फोर्स होगा। ओके, तो जब वो क्या करते हैं, लिक्विड सरफेस को स्ट्राइक करते हैं, तो वो खुद क्या हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। तो आपने देखा इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। ओके, तो ये साथ साथ में चलते रहता है। पर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि पर यूनिट टाइम में कंडेंसेशन और जो ये आपका इवेपोरेशन है ये एक ही रेट से होने लग जाते हैं। मतलब पर यूनिट टाइम में जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर रहे हैं उतने ही कंडेंस करेंगे, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, वो क्या हो गई, इक्विलिब्रियम की स्टेज, ये दिखाई गई है इसमें। ओके, तो उस स्टेज में, इक्विलिब्रियम की स्टेज में, वेपर जो प्रेशर लगाते हैं अबव द लिक्विड सरफेस या कंटेनर के सरफेस में, वही क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। आया समझ में, वेपर प्रेशर आया समझ में। ओके, अब देखो मैंने क्यों कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। देखो, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, है ना, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में, किसी न किसी फोर्स से आपस में जुड़े होंगे। पहले तो वाइब्रेशन होने के कारण, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वाइब्रेशन होने के कारण ये बॉन्ड टूट जाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और अगर इनको मोर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उतने ही ज़्यादा इनके पास क्या होगा, मूवमेंट होगा। ओके, पहले तो वो जो ये बॉन्ड है उसके टूटने से क्या हो जाएंगे, अलग तो हो जाएंगे, इवेपोरेशन भी होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, पर जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उतने ज़्यादा फोर्स से वो क्या करेंगे, लिक्विड के सरफेस को, ये कंटेनर के सरफेस को स्ट्राइक करेंगे, और जितने ज़्यादा फोर्स से स्ट्राइक करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये समझे आप, है ना। एक तो ये हो गया टेम्परेचर से कि फोर्स क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो उतना तेज उनका मूवमेंट होगा, उतना तेज उनका मूवमेंट होगा तो उतने ही तेज फोर्स से वो कंटेनर के सरफेस या लिक्विड के सरफेस को स्ट्राइक करेंगे। ओके, तो फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा। साथ ही साथ क्या होता है, पर यूनिट एरिया, जो ये पर यूनिट एरिया लिक्विड का, उससे क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे, है ना, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट करेंगे।
ओके, क्योंकि बॉन्ड टूट रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा मिल रही। ओके, तो जितने इवोपरेट होंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, फिर उतने ही क्या होंगे, कंडेंस होंगे। ओके, तो इस बार क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इसलिए फोर्स भी ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। समझे आप? तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ये आया समझ में? ओके, अब देखो, अगर अमाउंट ऑफ लिक्विड हम इंक्रीज कर दें, है ना, अमाउंट ऑफ लिक्विड अगर हम इंक्रीज कर दें, चलो यहाँ बता देता हूँ, इंक्रीज कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, और अमाउंट ऑफ लिक्विड वही है, तो पर यूनिट एरिया से, है ना, जो जितने पहले इवोपरेट हो रहे थे अभी भी उतने ही होंगे, और साथ साथ में उनकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज है नहीं, है ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज है नहीं तो फोर्स भी इंक्रीज डिक्रीज होगा नहीं, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। किससे? अमाउंट ऑफ लिक्विड अगर इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर लो। सेकेंड चीज़ है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, अगर लिक्विड का सरफेस एरिया चेंज कर ले, मतलब कंटेनर का साइज चेंज कर ले, है ना, पहले इतना साइज था अब इतना कर लो, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उतनी है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई नहीं, तो उसी फोर्स से वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, है ना, किसको? लिक्विड सरफेस को। तो कोई फर्क पड़ेगा फिर वेपर प्रेशर में? नहीं, क्योंकि फोर्स वही है। और पर सरफेस से उतना ही इवोपरेशन होगा जितना पहले हो रहा था, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तभी तो पर यूनिट एरिया से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकलेंगे बाहर। ओके, तो पहले भी उतने ही निकल रहे थे और आ भी उतने ही रहे थे वापस कंडेंस, मतलब कंडेंस भी उतने ही हो रहे थे जितना इवोपरेशन, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। यह है समझ में कि अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता है वेपर प्रेशर, और सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता है। ओके, और एक चीज़ और है, देखो, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ओके, आप टेम्परेचर अगर लगातार इंक्रीज कर रहे हो तो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए डिफरेंट वेपर प्रेशर होगा। ओके, और जिस टेम्परेचर पे अगर वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, तो वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, ये समझ गए आप? चलो अब ये देख लो, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। क्यों? देखो, जैसे जो बॉन्ड होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, स्ट्रांग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। अगर स्ट्रांग होंगे तो मॉलिक्यूल्स जल्दी से इवोपरेट नहीं कर पाएंगे, है ना, उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। पर अगर वीक होंगे, है ना, तो पर सरफेस एरिया से ज़्यादा क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, और वापस कंडेंस भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में स्टेज में उतने ही होंगे, तो फोर्स फिर उस सरफेस पे ज़्यादा लगेगा। ओके, साथ साथ में अगर बॉन्ड हल्के रहते हैं ना, मतलब स्ट्रांग नहीं होते, तो काइनेटिक एनर्जी भी उनके पास ज़्यादा होती है। ओके, और अगर स्ट्रांग बॉन्ड है तो पहले तो मॉलिक्यूल्स क्या, जो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं और इवोपरेट मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं, तो वेपर फेस में फिर कम मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो फिर क्या है, पर सरफेस एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे उतना ही कम फोर्स लगाएंगे। यह आया समझ में? वेपर प्रेशर ढंग से समझ में आया? तो चलो ठीक है, फिर हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन देखते हैं।